Hello everyone, I am Dr. Rashmi Dwivedi, Associate Professor in Mechanical Engineering Department at CISTEC, Gandhinagar, Bhopal. We are discussing Unit 4, Friction in Pivot and Collar Bearing and Clutches. We have already, in this lecture, we will talk about the conical and trapezoidal pivot bearing. In the previous lecture, we have already talked about what are pivots, what are collars, what are the types of pivots, what are the types of collars, and we have already derived an expression of frictional torque in case of a flat pivot bearing. In this lecture, we will derive an expression of frictional torque for the conical and trapezoidal pivot bearing, and we will talk about what are the conical and trapezoidal pivot bearing, and we will solve few numerical problems based on the pivot bearings. So let's start with the conical pivot bearing. Why it is known as conical pivot bearing? Because we know that the pivot bearings are the type of bearing which is attached at the end of the shaft. That means कि pivot bearing जो होती है वो shaft के end पे attached होती है. और इसको conical क्यों कह रहे हैं? Because the surface at which the shaft is placed will be conical. जिस सरफेस पे आपका शाफ्ट प्लेस्ड होगा वो किस शेप की होगी? कोनिकल शेप की होगी. ये डायग्राम आप देख सकते हैं. इस डायग्राम में ये आपका शाफ्ट है. दिस इज द शाफ्ट विच इज केप्ट एट द कोनिकल सेक्शन. दैट मीन्स शाफ्ट आपकी किस में रखी हुई है? कोनिकल सेक्शन में रखी हुई है. तो इसलिए हम इसको कोनिकल पिवोट बेरिंग कहते हैं. और यहाँ पर जो शाफ्ट के एंड पे हमने बेरिंग लगाई है, अगर हम along the length of the shaft अटैच करते तो हम इसको कॉलर बेयरिंग बोलते. बट यहाँ पे हमने एंड ऑफ द शाफ्ट अटैच किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कोनिकल पिवोट बेयरिंग बोल रहे हैं. अब ये डायग्राम देखिए. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दिस इज द शाफ्ट विच इज केप्ट एट द कोनिकल पिवोट बेयरिंग. दिस इज द फ्रंट व्यू and this is the top view. We have to derive an expression of frictional torque in case of a conical pivot bearing. बेसिकली फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होगा? जो आपकी शाफ्ट होगी वो क्या करती है? शाफ्ट आपकी रोटेट होती है और उस शाफ्ट में जो आपका एक्सियल थ्रस्ट लगता है उसको बेयर करने के लिए हम बेयरिंग लगाते हैं ताकि वो एक्सियल थ्रस्ट को बेयर कर सके. तो बेयरिंग हमने यहाँ कहाँ लगाई है? हमने एंड ऑफ द शाफ्ट लगाई है जो कि कोनिकल है. तो ये कैपिटल W क्या शो करा? कैपिटल W इज द एक्सियल थ्रस्ट. इस एक्सियल थ्रस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमने पिवोट बेयरिंग लगाई है, कोनिकल पिवोट बेयरिंग. अब क्योंकि शाफ्ट और बेयरिंग एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा. रबिंग सर्फेसेस होंगी, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. उस फ्रिक्शन की वजह से हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो बेसिकली हमें वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए. बेसिकली शाफ्ट का क्या काम होता है? शाफ्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर. शाफ्ट हमारी पावर को ट्रांसमिट करती है. तो जब बेयरिंग और शाफ्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो एक दूसरे से जो रब सर्फेसेस होंगी उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जो कि फ्रिक्शनल टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा. तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं. इस डायग्राम में व्हाट इज Pn? Pn इज द intensity of normal pressure which is normal to the cone. मतलब ये Pn जो है वो कोन के नॉर्मल जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसको शो कर रहा है. अल्फा क्या है यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो आपकी शाफ्ट है वो किस पे रखी हुई है? कोनिकल सेक्शन पे रखी होगी. तो वो जो कोनिकल सेक्शन होगा वो टोटल एंगल कितना बनाएगा? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 अल्फा इज द टोटल एंगल. कोन एंगल जिसको हम कह सकते हैं कि कोन एंगल कितना है आपका? 2 अल्फा है. तो हाफ कोन एंगल या सेमी एंगल ऑफ कोन कितना होगा? अल्फा. म्यू क्या होगा? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट. जो कैपिटल आर है वो शाफ्ट की रेडियस है. अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है? फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है.
तो सिमिलरली जैसा कि हमने फ्लैट पिवोट बियरिंग के केस में किया था, हमने एक रिंग कंसीडर की थी और उस रिंग को हमने उस रिंग के केस में हमने डिराइव किया था पहले फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ ए रिंग, फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया था बिटवीन द लिमिट 0 टू कैपिटल R। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक रिंग कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से रेडियस कितनी होगी स्मॉल r एंड थिकनेस कितनी होगी dr होगी। तो dl क्या होगा, देखिए इसमें ये डायग्राम से आप देख सकते हैं dl क्या चीज है। dl आपकी स्लैंट लेंथ ऑफ द रिंग है, या आप कह सकते हो कि दिस इज द स्लैंट लेंथ ऑफ द स्मॉल रिंग। ये जो पोर्शन है दिस इज dl, दिस इज dl, और ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर टॉप व्यू से आप देखोगे तो dr क्या है, dr आपकी थिकनेस है, जो कि कहां से दिखेगी, dr किसकी थिकनेस है, रिंग की थिकनेस है, जो आपको टॉप व्यू से शो होगी। तो ये जो पोर्शन है, ये देखिए, इसको अपन अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो दिस इज द dr कैपिटल स्मॉल dr, और दिस लेंथ इज द dl। क्योंकि हम स्मॉल रिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम dl और dr के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे सेक्शन की बात करेंगे तो पूरे सेक्शन में आपको पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, कैपिटल R तक जाएगा, और dl आपका क्या होगा, L तक जाएगी। यहाँ पे ये शो कर रहा है दिस इज द कैपिटल L, ठीक है। तो ये आपकी L इज द लेंथ ऑफ द स्लेंट है, और Pn आपका नॉर्मल प्रेशर है, 2 अल्फा आपका कोन एंगल है, और कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ द शाफ्ट है, या रेडियस ऑफ द बेयरिंग सरफेस भी आप उसको कह सकते हो। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज dl and this is dr. dl is the slant length of the elementary ring which makes angle alpha with the vertical. So what will be the value of dr? dr upon dl will be sin alpha. So the value of dl will be dr cosec alpha. And the area of the elementary ring, will be 2 pi r dl, 2 pi r dl, and the value of dl will be dr cosec alpha. So put the value of dl in the area of the ring. So 2 pi r dr cosec alpha will be the area of the elementary ring. Now when for deriving an expression for the frictional torque, we have to consider two assumptions. First, the pressure will be uniform, so uniform pressure theory will be applicable, and the second will be the uniform, the wear should be uniform throughout the section. So uniform wear theory will be applicable in that condition. So first condition is uniform pressure theory. You can see delta W is the axial thrust which is act at the elementary ring, and delta Wn be the normal thrust act on the slant edge. This arrow shows the normal load on the slant edge. So value of delta Wn will be equal to the normal pressure into area, and the value of normal pressure is equal to Pn, and the area of the elementary ring will be 2 pi r dr cosec alpha. This is the value of normal load. So this is the value of normal load. So what will be the value of vertical load? This is the diagram of the load. This is normal load, this is vertical load. So this angle will be the alpha. This angle will be the alpha. So delta Wn, vertical component of the delta Wn will be the delta W.
सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डेल्टा डब्ल्यू एन। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। ये जो स्लैंट एज है आपकी, इसमें जो नॉर्मल लोड लगेगा उसको हम डेल्टा डब्ल्यू एन से शो कर रहे हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल प्रेशर इनटू एरिया, और ये वैल्यू आपको गिवन है। अब अगर हमको वर्टिकल लोड फाइंड आउट करना है तो हम लोड का रेजोल्यूशन करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू एन, देखिए अब ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल 90 क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। दिस एंगल शुड बी 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90, तो दिस शुड बी द 90 माइनस अल्फा। तो दिस एंगल, अगर इस एंगल की बात करें तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा शो किया अपन ने, तो दिस इज अल्फा। सो जो डेल्टा डब्ल्यू है, दिस इज डेल्टा बेसिकली नॉट डी, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डेल्टा डब्ल्यू एन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डेल्टा डब्ल्यू एन क्या होगा, देखिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो डेल्टा डब्ल्यू एन into sin alpha is the delta value of delta w। तो अगेन डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, pn 2 pi r dr cosec alpha into sin alpha। तो cosec alpha sin alpha is equal to 1। सो डेल्टा w की वैल्यू कितनी होगी, pn into 2 pi r dr। दिस इज द डेल्टा w, that means the vertical load which is acting on the ring। this is not the total load, this is the vertical load acting on the ring। तो what will be the value of total load, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन बिटवीन द लिमिट 0 टू कैपिटल R, बिकॉज एलिमेंट्री रिंग हमने किस रेडियस पे लिया, स्मॉल r रेडियस पे, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट इन बिटवीन 0 टू R, pn 2 pi r dr। in this expression 2 pi and pn will be the constant। सो हम इसको बाहर ले लेंगे, r का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा देंगे 0 टू r, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो 2 पाई पी एन इंटू आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पी एन। पाई आर स्क्वायर इंटू पी एन इज द टोटल वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द बियरिंग। सो Pn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं W अपन पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रेशर। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगेन हम एलिमेंट्री रिंग पे बात करेंगे, जो कि किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होगा हमारा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू डेल्टा डब्ल्यू एन। अब क्योंकि हमारी स्लैंट एज में है तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम म्यू डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम इसमें डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू पुट कर देंगे, पी एन 2 पाई आर डी आर कॉसिक अल्फा। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा आर इंटू डी आर। अब फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग, फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर और R को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू फॉर द एलिमेंट्री रिंग, अगेन हम एलिमेंट्री रिंग की बात कर रहे हैं, अभी हमने टोटल टॉर्क की बात नहीं की है, अभी हम एलिमेंट्री रिंग की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिंग की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। Again integrating this expression within the limit 0 to r for the total frictional torque। अगर हमें total frictional torque निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to r में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 0 to r इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, तो 2 पाई म्यू इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 टू r के बीच में, तो ये हमारा आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में देखिए 2 पाई म्यू पी एन तो आपका कांस्टेंट है, कॉसिक अल्फा भी कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज r। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर क्यूब बाई 3। तो इसको लिमिट लगा देंगे 0 टू r, जब इसको होल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2 पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटू आर क्यूब बाई 3। 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 पाई म्यू पी एन कॉसिक अल्फा इंटू आर क्यूब बाई 3 विल बी द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क वैल्यू।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Pn, बिकॉज हमने Pn की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है. दिस इज द वैल्यू ऑफ Pn, W अपॉन पाई आर स्क्वायर. पुट दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन 1. तो Pn की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखिए 2π3, Pn की वैल्यू यहाँ पे पुट करें W अपॉन पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 2/3 एज इट इज म्यू W R इंटू कॉसेक अल्फा. अब यू नो दैट डेल्टा dl इज इक्वल टू कितना था, dr इंटू कॉसेक अल्फा. सिमिलरली l इज इक्वल टू होगा r कॉसेक अल्फा. तो r कॉसेक अल्फा की जगह हम l पुट कर सकते हैं, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्लिट. अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की. यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी ओल्ड बियरिंग्स में के केस में हम अप्लाई करते हैं. तो ओल्ड बियरिंग की केस में अगर हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का मतलब है P इंटू आर शुड बी कॉन्स्टेंट. हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि P V is constant, so B is equal to omega R. तो P omega R, where omega should be constant, तो PR should be constant for the uniform wear theory. तो let, अब हम इस केस में क्या करेंगे? Let PR be the normal intensity of pressure at a distance R from the center axis. जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो PR है. रिंग के लिए हम बात करें तो PR से हम इसको, या हम इसको नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर से भी शो कर सकते हैं. तो in case of a uniform wear, the intensity of pressure varies inversely with the distance. You can see from the expression PR dot R is equal to constant. क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी लगेगी दैट मीन्स PR शुड बी कांस्टेंट. तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? C/R. एंड द टोटल लोड ट्रांसमिटेड. अब टोटल लोड ट्रांसमिटेड हमें पता है कि प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया कितना है? 2πr dr. 2πr dr और PR की वैल्यू हम पुट कर देंगे C/R. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, R से R कैंसिल है, 2πc dr. तो डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी 2πc dr. अब दिस इज फॉर द एलिमेंट्री रिंग. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल एरिया? तो टोटल लोड कितना होगा? 0 टू R में इंटीग्रेट 2πc dr. तो यहाँ पे 2πc इज कांस्टेंट, सो dr का करेंगे इंटीग्रेशन तो R, लिमिट लगा देंगे 0 टू R, तो 2πc R. तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू कैपिटल W बाय 2πr, वेयर कैपिटल W इज द एक्सियल लोड एंड R इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट और रेडियस ऑफ द बियरिंग सरफेस. अब अगेन फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शनल टॉर्क हम इस एक्सप्रेशन से ले लेंगे. फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू, ये जो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू है 2π म्यू Pn कॉसेक अल्फा डॉट R स्क्वायर dr. यहाँ पे हम कॉसेक अल्फा नहीं, Pn नहीं पुट करेंगे, PR लेके चल रहे हैं हम. तो 2π म्यू PR की वैल्यू कितनी होगी? C/R पुट कर देंगे और अल्फा कॉसेक अल्फा इंटू R स्क्वायर इंटू dr. एज इट इज हम इसको इंटीग्रेट, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा TR इज इक्वल टू 2π म्यू डॉट C डॉट कॉसेक अल्फा डॉट R dr. अगेन दिस इज फॉर द एलिमेंट्री रिंग. सो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बेयरिंग क्या होगा? लिमिट लगा देंगे अगेन. तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी 0 टू R 2π म्यू C cosec alpha into R into dr. अब 2π mu C cosec alpha will be the constant. तो put the only variable is R. So R square by 2. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको, आप इसकी लिमिट लगा दीजिए. तो 2π mu C cosec alpha R square by 2. तो mu pi C into cosec alpha into R square. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. अब हम C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारा जो C की वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट आएगा, तो C की वैल्यू कितनी आई है? C की वैल्यू यहाँ पे आई है कैपिटल W बाई 2πr. तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, टॉर्क के एक्सप्रेशन में. तो T इज इक्वल टू पाई इंटू म्यू इंटू C की जगह पुट कर देंगे हम यहाँ W बाई 2πr इंटू कॉसेक अल्फा एज इट इज इंटू R स्क्वायर. अगेन R कॉसेक अल्फा को हम क्या पुट कर सकते हैं? L. तो R cosec अल्फा को, ये R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही R बचेगा. तो R cosec अल्फा को हम पुट कर सकते हैं L. तो वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी 1/2 म्यू W L. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी फॉर कोनिकल पिवोट बेयरिंग.
नाउ कम टू द ट्रेपोजाइडल और ट्रंकेटेड कोनिकल पिवोट बेयरिंग। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो बेयरिंग सरफेस है इसमें ट्रंकेटेड है, इसमें दो कोन आप एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट कोन फॉर दिस स्लैंट एज एंड सेकेंड कोन फॉर दिस एज। सो हमारी जो रबिंग सरफेस है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, R2 से R1 तक। अभी मैं आपको बताती हूँ R2 से R1 का क्या मतलब है। ये आपकी जो R2 है, दिस इज द R2 क्या है आपका, R2 आपकी जो आपका फ्रस्टम बन रहा है, तो R2 आपकी एक्सटर्नल रेडियस है, सॉरी R1 आपकी एक्सटर्नल रेडियस है, R2 आपकी इंटरनल रेडियस है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मतलब, यहाँ पे एक फ्रस्टम बन रहा है, फ्रस्टम की दो ट्रापोजाइडल शेप बन रहा है, यहाँ पे देखिए दो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस फ्रॉम हियर टू हियर एंड सेकेंड फ्रॉम हियर टू हियर। सो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस एंड दिस वन इज द इंटरनल रेडियस, बिकॉज ये इंटरनल सेक्शन है। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, बियरिंग सरफेस का कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, तो देखिए ये वाला एरिया तो कांटेक्ट में नहीं आएगा, सिर्फ ये एरिया आपका कांटेक्ट में आएगा। तो आप इसको इसका एरिया कितना होगा, अगर मैं रेडियल, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर है, शाफ्ट किस में रखी हुई है, ये आपको नीचे से अगर आप टॉप से देखोगे तो सर्कुलर शो करेगा आपको। तो एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये आपका बेयरिंग सरफेस होगा जो कांटेक्ट में होगा बेसिकली। तो एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस विल बी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए शाफ्ट है, शाफ्ट किस में रखी हुई है, ट्रेपोजाइडल पिवोट बेयरिंग में रखी हुई है। तो जो बेयरिंग का सरफेस है विच इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर कितनी, Pn की वैल्यू होगी कैपिटल W बाई A, और W इज सेम, एरिया विल बी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सिर्फ यही एक डिफरेंस है ट्रेपोजाइडल के केस में, बाकी की सारी चीजें सेम है। लाइक अपन को एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी, एलिमेंट्री रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, बाकी की सारी चीजें सेम होंगी। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बेयरिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द वैल्यू ऑफ TR बिटवीन द लिमिट्स R1 एंड R2। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, देखिए उसमें हमने क्या किया था, हमारा सिर्फ एक ही कोन बन रहा था, तो हमने कहा से हमारी वो रेडियस कहाँ से 0 to R में हमने लिमिट लगाई थी। बट यहाँ पे जो हमारी बेयरिंग सरफेस है वो कहाँ से लग रही है, R2 से R1। मतलब आपकी मिनिमम रेडियस कितनी है R2 एंड मैक्सिमम कितनी है R1। तो हमारी जो लिमिट लगेगी वो 0 to R ना होके R2 से R1 होगी लिमिट। ये एक डिफरेंस इसमें। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था जो हमने इन केस ऑफ कोनिकल पिवोट बेयरिंग के केस में किया था, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारा यही रहेगा। बस यहाँ पे हमने जो लिमिट लगाई है बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी सेम। द ओनली डिफरेंस इज इन द लिमिट। हियर द लिमिट विल बी इन केस ऑफ a trapezoidal pivot bearing, the limit will be R2 to R1, where R2 is the internal radius and R1 will be the external radius। तो यहाँ पे देखिए इसी एक्सप्रेशन में हमने लिमिट लगा दी 2 pi mu Pn cosec alpha R square into dr, R2 से R1, 2 pi mu Pn cosec alpha is constant, the only variable is R square, R square का इंटीग्रेशन होगा R cube by 3, तो यहाँ पे आप R cube by 3 को R1 cube by 3 माइनस R2 cube by 3। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 pi mu dot Pn dot cosec alpha। This term will be same because it is a constant, and the radius will be the R1 cube minus R2 cube by 3. So put the value of Pn, again Pn की वैल्यू हमने क्योंकि निकाल ली है, तो Pn की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल W by pi R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो Pn की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, टोटल टॉर्क वैल्यू विल बी द T2 by 3 into mu W cosec alpha into R1 cube minus R2 cube by R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन के लिए भी, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन आपका कुछ ना कुछ पूछ लेता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रिजल्टेंट रेडियस, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 by 3
R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये कौन सा केस था? ये केस था जब हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई की। सेकेंड केस है जब हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, हम किसी भी बियरिंग की डिजाइन करते हैं तो बियरिंग की डिजाइन में हमें दो एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज द यूनिफॉर्म wear pressure theory and second assumptions will be the uniform wear theory. So अगर हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो सिमिलरली जैसा कि हमने कोनिकल पिवोट बेयरिंग के केस में किया था, तो यहाँ से आपका W की वैल्यू, C की वैल्यू आ रही थी, डेल्टा W की वैल्यू 2 पाई C dr आ रही थी। सिमिलरली यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो डेल्टा W 2 पाई C dr ही आएगी वैल्यू। अब हम इसको अगेन इंटीग्रेट, लिमिट लगाते थे 0 टू कैपिटल R, तो सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे लिमिट लगाने में, रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी सेम। तो ये आपका कैपिटल W की वैल्यू आएगी R2 से R1 2 पाई C dr, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2। तो यहाँ से आपकी C की वैल्यू भी चेंज आई, उसमें कितनी आई थी? C इज इक्वल टू कैपिटल W बाई 2 पाई कैपिटल R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द बेयरिंग सरफेस। यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। एक चेंज ये आएगा। सिमिलरली जो आपकी टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा, उस टॉर्क के एक्सप्रेशन में भी हमारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस एक्सप्रेशन में, तो हमें यहाँ पे सिर्फ लिमिट लगानी होती है टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो लिमिट लगा देंगे हम अगेन R2 से R1 की, तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट in between limit R2 to R1 2 pi mu C cosec alpha into R dr, where again 2 pi mu C cosec alpha will be the constant, the only variable is R, and the integration of R will be the R square by 2. So limit लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा? पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बेयरिंग इन केस ऑफ द ट्रापेजॉइडल पिवोट बेयरिंग। अगेन अगर हम यहाँ पर P जो आपका ये है C कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आई है वैल्यू? कैपिटल W बाई 2 पाई R1 माइनस R2, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A माइनस B कैंसिल आउट, A प्लस B यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स R1 प्लस R2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा 1/2 म्यू W R1 प्लस R2 इंटू कॉसेक अल्फा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ये, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा R1 प्लस R2, दिस इज द रिजल्ट 1/2 R1 प्लस R2 विद द मीन रेडियस ऑफ द बेयरिंग इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्म wear theory for the trapezoidal pivot bearing.